वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट, दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट में इवेंट समझेंगे बिटवीन 1940 टू 1944। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द events between 1940 to 1944. सो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम लोग। बैकग्राउंड इज सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है जी। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? 3 सितंबर 1939 को। और इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट पे भी पड़ेगा। समझ गए? तो किसके किसके बीच में स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार? Allied powers and Axis power. Allied powers represented by Britain, France, USSR and USA. USSR और USA ने बाद में ज्वाइन किया 1941 के आसपास। एक्सिस पावर बाय जर्मनी, जापान एंड इटली। ये दोनों के बीच में युद्ध होंगे सेकेंड वर्ल्ड वार राइट फ्रॉम 1939 टू 1944। और 1945 में जापान क्या करेगा? सरेंडर करेगा। किसको? अलाइड पावर को। क्यों? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम को ड्रॉप करेगा कौन? यूएस ऑन जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। और इस हिसाब से 1945 में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। बट जो ये आगाज हुआ है इस युद्ध का 3 सितंबर 1939 का, इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। समझ गए? तो समझते हैं हम लोग बैकग्राउंड। जनवरी 1940 को उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय लिलिंथगो। अच्छा, लिलिंथगो का टेन्योर क्या रहा है? 1936 टू 1944 रहा है जी। लंबा समय तक रहे हैं, 1936 टू 1944 तक रहे हैं। करेक्ट। उससे पहले विलिंगडन थे, उससे पहले इरविन थे। अब लिलिंथगो के बाद कौन आएंगे? वेबल आएंगे। वेबल के बाद माउंटबेटन आएंगे। एनीवे, तो जनवरी 1940 में लिलिंथगो ने स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट जारी किया कि यस, ब्रिटिश का जो पॉलिसी रहेगा, ब्रिटिश पॉलिसी would provide dominion status to इंडिया। यानी कि ब्रिटिश का पॉलिसी क्या रहेगा? ब्रिटिश कोशिश करेगा कि डोमिनियन स्टेटस भारत को दे। बट यस, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए इसके रिस्पांस में मार्च 1940 को आईएनसी का सेशन होगा जी। आईएनसी सेशन, क्योंकि ये मार्च में है तो ये एनुअल सेशन नहीं है, स्पेशल सेशन। तो आईएनसी सेशन कहां पे होगा? ये रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ का? अभी झारखंड का, उस समय बिहार का जी। जगह कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो रामगढ़ सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? प्रिसाइडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे इंडिपेंडेंट इंडिया का। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनका बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है जी, कि ब्रिटिश ने
1914-15 में ही बंद करवा दिया था। दैट इज अल हिलाल। अल हिलाल पब्लिकेशन रिलेटेड है मौलाना अबुल कलाम आजाद से। एनीवे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट थे और इस सेशन में डिक्लेयर किया गया कि नॉट लेस देन एक्सेप्ट नॉट लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। हमें अब क्या चाहिए? हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम हम मानेंगे ही नहीं। तो ये डिक्लेरेशन था इस सेशन का, रामगढ़ सेशन का। कहाँ पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1940। तो कुछ समझ लेते हैं हम लोग। ये टाइम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है, ये टाइम है क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम है, ये ब्रिटिश सप्रेशन का टाइम है। इसलिए राइट फ्रॉम 1940 से लेके 1947 तक केवल आईएनसी का 2 ही सेशन हुआ है जी। आईएनसी का 2 ही सेशन हुआ, और ये 2 सेशन भी स्पेशल सेशन है, ये एनुअल सेशन नहीं है। ये क्या है? स्पेशल सेशन है जी। ये स्पेशल सेशन है। स्पेशल सेशन का मतलब क्या होता है कि जो दिसंबर में ना हो, किसी भी दूसरे मंथ में हो सकता है। तो ये स्पेशल सेशंस। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, मार्च 1940 में रामगढ़ का सेशन हुआ। रामगढ़ का सेशन हुआ कहाँ पे? झारखंड में। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट थे। और उसी तरह नवंबर 1946 में मेरठ में सेशन हुआ है जी। मेरठ में सेशन हुआ, बट ये भी एनुअल सेशन नहीं है, ये भी क्या है? स्पेशल सेशन है। मेरठ में सेशन हुआ एंड प्रिसाइडेड बाय, प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। तो इसमें यानी कि नवंबर 1946 ये भी एनुअल सेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ राइट फ्रॉम 1940 टू 1947 तक आईएनसी का एक भी एनुअल सेशन नहीं हुआ है, केवल 2 ही स्पेशल सेशन हुआ है। एक हुआ है मार्च 1940 को और सेकंड हुआ है नवंबर 1946 को। समझ गए? यस। विद दिस बैकग्राउंड चलते हैं और समझते हैं कि रामगढ़ सेशंस आईएनसी ने ये कहा कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस से कम हम मानने नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो यहां से अगस्त ऑफर आएगा जी। ब्रिटिश अगस्त ऑफर को लेके आएगा। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर कब दिया गया? 8 अगस्त 8 अगस्त 1940। किसने दिया था जी? गिवन बाय वॉइस रॉय लिलिंथ को। लिलिंथ को। वाई? फॉर व्हाट रीजन? क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया ताकि इंडियन सपोर्ट टू सीक, so that seek Indian support to सेकेंड वर्ल्ड वॉर एफर्ट, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का कॉपरेशन मिल सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने भी इसी रीजन से रिजाइन दिया, क्योंकि ब्रिटिश ने यूनिलैटरली ये डिक्लेयर किया कि भारत हमारे साथ है, बट इंडिया तैयार था ही नहीं और कांग्रेस से पूछा भी नहीं गया। तो इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, समझ गए, 1939 में। और 22 दिसंबर को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में ही मनाया गया बाय मुस्लिम लीग। तो यहाँ पे कोशिश यही है कि किस तरह फिर से कांग्रेस को साधे, कांग्रेस को अपने पाले में ले। तो लिलिंथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर भारत को दिया, कांग्रेस को दिया, ताकि इंडियन सपोर्ट मिल सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये टाइम है। समझ गए? इसमें देखेंगे हम लोग कि हाँ, इस अगस्त ऑफर, बिल्कुल अगस्त ऑफर, ये अगस्त ऑफर कहाँ से दिया गया था? ये दिया गया था शिमला से, प्रपोज फ्रॉम शिमला, शिमला से दिया गया था। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्लाउजेस सब, प्रोविजंस सब। इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस था जी? प्रोविजंस
इसमें कहा गया था कि यस अब हम लोग ब्रिटिश का पूरी तरीके से सपोर्ट है, ब्रिटिश विल गिव अस डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश क्या करेगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस देगा, डोमिनियन स्टेटस टू बी सेटअप। तो फिर कांग्रेस लीडर्स, जो आईएनसी के लीडर्स, वो कहेंगे कि नो, अब कहेगा डोमिनियन स्टेटस, अभी तो हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर चाहिए। तो इसमें बट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर का कहीं पे जिक्र नहीं था जी, समझ गए? हाँ, में था इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें कहा गया था यस हम लोग लिख के देते हैं कि संविधान हम भारत का बनाएंगे जिसमें इंडियंस लोग भी आएंगे, यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह भी कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, यानी कि वार के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा उसमें मेनली इंडियंस होंगे, मेनली कौन होंगे, इंडियंस होंगे, अधिक इंडियंस होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अगस्त ऑफर में जो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेनली इंडियंस होंगे, ये क्रिप्स मिशन पहुंचते पहुंचते सोलली इंडियंस हो जाएंगे, यानी कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पूरी तरीके से कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल भारतीय रहेंगे, बट अभी क्या बोला जा रहा है अगस्त ऑफर में कि ज्यादातर भारतीय रहेंगे। इसमें यह भी बात था टू सेट अप वार एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि वार एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा। वार एडवाइजरी काउंसिल का मतलब क्या होता है कि एडवाइजरी काउंसिल जो कि वॉइसरॉय को असिस्ट करेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि जो वार टाइम का जो क्राइसिस उस समय ये काउंसिल वॉइसरॉय को सजेशन देगा, वॉइसरॉय को असिस्ट करेगा। और इस काउंसिल में हमारे इंडियन प्रोविंसेस के लीडर्स भी होंगे, साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर भी होंगे। यहाँ पे ये खुल के कहा गया कि एक्सपांसन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। इसमें कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय है, यानी कि वॉइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपांड किया जाएगा, इंडियंस का रेशियो बढ़ाया जाएगा। इंडियंस उसमें 7 थे, 7 को बढ़ा के 12 कर दिया जाएगा जी। तो कहने का मतलब ब्रिटिश कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को किसी तरह अपने पाले में ले, इंडियन लीडर्स को अपने किसी तरह पाले में ले। तो दिस वर द मेन प्रोविजंस ऑफ अगस्त ऑफर। जहां तक सवाल है रिएक्शन का, हाँ, बट इसमें एक क्लॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इसमें यह था कि नो एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि माइनॉरिटीज ने यदि मना कर दिया संविधान को तो फिर संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। ये ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा है। जाहिर सी बात है यहां से रिएक्शन देखने को मिलेगा। रिएक्शन, कांग्रेस पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर देगा, कांग्रेस रिजेक्टेड। बट मुस्लिम लीग इसको वेलकम करेगा। समझ गए? तो ये हो गया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब आया? 8 अगस्त 1940 को। तो इन रिटेलिएशन ऑफ अगस्त ऑफर, यानी कि टू डिसअप्रूव ब्रिटिश क्लेम ऑफ इंडियाज सपोर्ट टू वर्ल्ड वार 2, यानी कि ब्रिटिश का जो क्लेम था कि इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार में, इस चीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए, यानी कि है कि ब्रिटिश ने जो भी किया वो यूनिलैटरल किया, इंडियन से पूछा नहीं है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए
टू डिसअप्रूव ब्रिटिश क्लेम ऑफ इंडिया सपोर्ट टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नेशनलिस्ट ने, हमारे इंडियन लीडर्स ने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये भी वन टाइप ऑफ सीडीएम ही है जी। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सीडीएम भी कह सकते हैं जी, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और बिल्कुल ये क्या था, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सत्याग्रह। दिल्ली चलो सत्याग्रह। और इसमें गांधी जी ने सबसे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह को चुना है, सेलेक्ट किया है, तो आचार्य विनोबा भावे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंटली थ्री इंडिविजुअल सत्याग्रहीस सेलेक्टेड बाय गांधी जी। तो नंबर 1 सेलेक्ट होंगे फर्स्ट, दैट इज आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट सेलेक्ट होंगे। कब की बात है ये जी? 17 अक्टूबर 1940। कहाँ से? पौनौर से। पौनौर कहाँ पे जी? हाँ, पौनौर आश्रम से। पौनौर आश्रम है वारदा के पास में, नियर वारदा। देखिए महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल आचार्य विनोबा भावे, इनको एज अ फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। और ये कहाँ से इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे? पौनर आश्रम। पौनर आश्रम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, वारदा के साइड में, नियर में। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ से करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह? इलाहाबाद। एंड द थर्ड वन होंगे ब्रह्मदत्त। कहाँ से करेंगे? सेम दिस प्लेस, पौनर आश्रम, वारदा, नियर वारदा एंड महाराष्ट्र। तो ब्रह्मदत्त भी यहीं से करेंगे। तो ये तीनों इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया गया किस चीज के लिए? इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए, इंडिविजुअल सीडीएम को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिल्ली चलो सत्याग्रह को रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ गए? बट ब्रिटिश ठहरा, ब्रिटिश क्या करेंगे? ये तीनों को अरेस्ट कर लेंगे। ऑल थ्री were arrested. All three were arrested under Defense of India Act 1939। ये एक्ट पास किया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय ये एक्ट पास किया गया था। और ये एक्ट का उद्देश्य यही था कि यदि किसी तरह का एक्टिविटी भारत में हो तो आसानी से कर्ब किया जा सके, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के अंतर्गत ये तीनों लीडर्स को, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड ब्रह्मदत्त को अरेस्ट कर लिया गया। एंड फाइनली कब अरेस्ट किया गया? ये अरेस्ट किया गया आपका 17 दिसंबर 1940 को। तो जाहिर सी बात है गांधी जी क्या करेंगे? इस मूवमेंट को खत्म कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये था कि उस समय मास मूवमेंट के लिए लोग रेडी ही नहीं थे। तो क्या करते गांधी जी? बट यस, अगेन जनवरी 1941 को फिर से प्रयास किया गया जी, इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए फिर से प्रयास किया गया। कैंपेन अगेन स्टार्टेड, इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्टेड अगेन। बट उस तरह का मोमेंटम नहीं मिल पाया इस मूवमेंट को। एज अ रिजल्ट क्या होगा? गांधी जी बाय दिसंबर 1941 stopped
इंडिविजुअल सत्याग्रह कंप्लीटली, इंडिविजुअल सत्याग्रह कंप्लीटली। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश के ऊपर तो प्रेशर क्रिएट होगा ही होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह करने की क्या जरूरत है। इससे पहले तो हम लोग बैक टू बैक 2 मूवमेंट देख चुके हैं, करेक्ट। एनसीएम का देख चुके हैं, एनसीएम प्लस खिलाफत इशू एंड प्लस सीडीएम का। तो इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद अब इंडिविजुअल सत्याग्रह करने की क्या जरूरत है। इसके पीछे रीजन है स्टूडेंट्स, रीजन्स टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह instead of in place of mass movements। इसका सबसे बड़ा रीजन है डिफरेंसेस विद इन आईएनसी, यानी कि आईएनसी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक डिफरेंसेस है। करे तो करे क्या, क्यों? क्योंकि सीडीएम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है 1934 में, मासेस अभी रेडी नहीं है। किस तरीके से मासेस का एनर्जी को टैप किया जाए ये आईएनसी मेंबर्स को पता नहीं था उस समय, इसलिए एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आईएनसी लीडर्स के अंदर बन रहे थे। तो डिफरेंसेस विद इन आईएनसी लीडर्स। दूसरी बात है कि कांग्रेस प्लस गांधी जी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे ब्रिटिश को, समझ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वी हैव सीन राइट फ्रॉम बोर वार, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे बोर वार में, उस समय भी गांधी जी ने ब्रिटिश को ही सपोर्ट किया। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने ब्रिटिश को ही सपोर्ट किया, क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि वार के टाइम में पीछे से वार ना किया जाए, इसलिए गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ब्रिटिश को सपोर्ट ही किया है। तो यदि मास मूवमेंट कर देते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हालांकि ये होता है बाद में इन द फॉर्म ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, वो दूसरा विषय है, बट गांधी जी का अप्रोच ये था कि अपना जो भी मांग है भाई शांति तरीके से रख दें और ब्रिटिश मान जाएगा। रीजन क्या था? नॉट टू डिस्टर्ब ब्रिटिश ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर and to put demands to British in a peaceful way, ताकि शांति तरीके से अपने डिमांड को रख सके। और इंडिविजुअल सत्याग्रह ये बहुत ही ज्यादा शांत मूवमेंट है, जहां पे केवल एक इंडिविजुअल लोग शामिल है इस मूवमेंट में। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस गांधी जी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि नो, अब इंडिविजुअल सत्याग्रह किया जाए। बट ये इंडिविजुअल सत्याग्रह उतना इफेक्टिव नहीं साबित हुआ जितना सोचा गया था। यस, बट ठीक है, इफेक्टिव नहीं रहा, ये विषय दूसरा है, बट इट क्रिएटेड प्रेशर ऑन ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, इसके वजह से भी प्रेशर क्रिएट होगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हैपनिंग्स हो रहे हैं, जो इवेंट हो रहे हैं, उसके वजह से भी इंपैक्ट पड़ेगा ब्रिटिश के ऊपर। यस, अब टाइम है आपका स्ट्रिप्स मिशन का। स्ट्रिप्स मिशन headed by Stafford Cripps। और स्टफर्ड क्रिप्स कौन थे? ब्रिटिश के पीएम, ब्रिटिश के एमपी थे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये भारत आए थे, कब आए थे भारत? 23 मार्च 1942 को, समझ गए। कहाँ पे आए थे? दिल्ली में आए थे। एक्चुअली इसके पीछे आने का रीजन है जी, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। बैकग्राउंड में क्या है? बैकग्राउंड में सिचुएशन ऑफ एलाइट पावर का सिचुएशन बहुत ही बुरा हो गया था, वर्सन। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने अटैक कर दिया, किसके ऊपर? यूएसएसआर के ऊपर। तो ये लोग प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि यस वी रिक्वायर इंडियाज कोऑपरेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इनके प्रेशर के वजह से
एलाइड पावर में जितने भी कंट्री उसके प्रेशर के वजह से यहाँ पे क्रिप्स मिशन आया है। कब? 23 मार्च और 1942। बट पॉइंट टू बी नोटेड, उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे का नाम था विंस्टन चर्चिल, और इनका टेन्योर रहा है 1940 से लेकर 1942 1944। और बाद में भी जी, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भी ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं ब्रिटेन में। तो एक बार और टेन्योर रहेगा इनका 1951 टू 56। अब देखिए इस पीरियड में 1940 से लेके 44 में विंस्टन चर्चिल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटेन में। इनफैक्ट इनके वजह से ही ब्रिटेन बचा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एनीवे, तो यस, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, और भारत में जो वॉइसरॉय थे, भारत में वॉइसरॉय थे लिलिंथगो, और एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लियो एमरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। बट भेज तो दिए क्रिप्स मिशन भारत में, बट ये लोग खुद नहीं चाहते थे, यानी कि विंस्टन चर्चिल, लिलिंथगो और लियो एमरी ये खुद नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो। इसलिए क्रिप्स मिशन का जो तौर तरीका था वो बहुत ही एटीट्यूड से भरा हुआ था कि ले लो, लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। समझ गए? तो इसमें देखेंगे प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। नंबर 1, इंडियन यूनियन with constituent assembly with dominion status would be set up यानी कि एक पूरा भारत होगा, इंडियन यूनियन होगा, और उसमें डोमिनियन स्टेटस दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, और इसमें देखिए पहली बार इसमें कहा गया कि टोटल फुली सोलली क्या होंगे? इंडियंस होंगे। ये अपने आप में एक फुट बैक जाने का बात है जी। इससे पहले अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेनली इंडियंस होंगे, बट इसमें क्या बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोलली यानी कि टोटली इंडियंस ही होंगे। और कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन होगा कि इसके लिए इलेक्शन होगा जी। इसके लिए इंडियन ब्रिटिश प्रोविंस में इलेक्शन होगा, वहां से चुन के आएंगे। और प्रिंसली स्टेट से जो रूलर्स है उस समय के, जो नेटिव रूलर्स, वो क्या करेंगे? नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो इस बात को लेके, समझ गए ना, इस बात को लेके काफी क्रिटिसाइज किया है आईएनसी लीडर्स ने कहा कि ठीक है, चलो अच्छी बात है कि तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रहे हो, अच्छी बात है, हाँ उसमें टोटल इंडियंस ही हो गए, बट ये तरीका ठीक नहीं है। इंडियन प्रोविंसेस से लोग चुन के आएंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे, बट प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे। इस चीज को लेके ऐतराज था जी इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, आईएनसी लीडर्स के अंदर। यस, ये प्रोविजंस, अब ब्रिटिश तो ब्रिटिश ही है, सुधरेगा नहीं कभी भी। ठीक है, राइट फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिश का शुरू से रहा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो इसमें भी बिल्कुल ये चीज देखने को मिलेगा। इफ एनी प्रोविंस नॉट एक्सेप्ट इंडियन यूनियन, यानी कि कोई भी प्रोविंस यदि इंडियन यूनियन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस केस में वो सेपरेटली ब्रिटिश से निगोशिएट कर सकता है। इट इज द एलिमेंट ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इफ इंडियन प्रोविंस नॉट हैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन से हैप्पी ना हो तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करे, वो सेपरेटली क्या कर सकता है? निगोशिएट कर सकता है। किससे? सेपरेटली निगोशिएट विथ ब्रिटिश। ये जो क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन ब्रिटिश डिवाइड
एंड रोल पॉलिसी। जाहिर सी बात है विरोध होगा इस चीज को लेके, इस क्लॉज को लेके, और आईएनसी कांग्रेस रिजेक्टेड, कांग्रेस रिजेक्ट कर देगा जी इसको, बोलेगा पूरी तरीके से खोखला है जी, कहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर दिया गया हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चलो ठीक है, बट कंपोजिशन में भी गड़बड़ी है। और दूसरी बात क्या है कि यदि संविधान को किसी को स्वीकार नहीं करना है तो इंडियन यूनियन से अलग हो सकता है, ये तो सेसेशन का बात हो गया। तो कांग्रेस रिजेक्टेड। हाँ, और कहने वाली बात है कि मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया है जी, मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड दिस मिशन, ट्रिप्स मिशन। क्यों मुस्लिम लीग ने क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का एलिमेंट कहाँ है यहाँ पे, पाकिस्तान का रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इकट्ठा रिजेक्ट कर दिया, एंड दोनों का रीजन डिफरेंट रीजन था। जाहिर सी बात है अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया है। और अच्छा, क्रिप्स मिशन फेल होने का रीजन समझ गया ना, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था वो ठीक नहीं था, और प्राइम मिनिस्टर उस समय के पीएम के वो खुद नहीं चाहते थे कि वो क्रिप्स सक्सेसफुल हो, और यहाँ के जो वॉइस रॉय है, यहाँ के जो एसओएस, उनों का भी कोई खास दिलचस्पी नहीं था कि क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो। अब इन रिटेलिएशन ऑफ क्रिप्स मिशन, इन रिटेलिएशन ऑफ क्रिप्स मिशन भारत में सबसे बड़ा आंदोलन होगा, दैट इज कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। सो थोड़ा इसका हम्बल बिगिनिंग देखते हैं। जुलाई 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक स्पेशल मीटिंग हुआ था जी, एक स्पेशल मीटिंग हुआ था। और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था? ये मीटिंग हुआ था वारदा में। वारदा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो स्पेशल मीटिंग हुआ था वारदा में, और इस मीटिंग में द प्रेसिडेंट डिसाइडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिल्कुल, इससे पहले रामगढ़ सेशन में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ादी थे, और इस स्पेशल मीटिंग में भी अबुल कलाम आज़ादी होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ादी होंगे। बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो यहाँ समझेंगे क्या क्या चीज रेजोल्यूशन पास किया गया। तो यहाँ से ऑथराइज किया गया फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, किस तरीके से विरोध किया जाएगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। और गांधी जी को पूरी तरीके से ऑथराइज किया गया, गांधी जी को पूरी तरीके से ऑथराइज किया गया कि यस, गांधी जी क्या करे, ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह को, नॉन वायलेंट मूवमेंट को लीड करे। हाँ, नॉन वायलेंट बोल रहे हैं हम, बट रियल में ये कभी नॉन वायलेंट नहीं होगा, बहुत ही वायलेंट मूवमेंट में साबित हो जाएगा ये। तो ऑथराइज्ड गांधी जी टू लॉन्च नॉन वायलेंट मूवमेंट। बिल्कुल, और गांधी जी भी बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से लीड करते, बट अगले दिन ही गिरफ्तार हो जाते हैं। बट ये मूवमेंट बहुत तगड़ा चलता है जी। तो यहां से समझते हैं हम लोग 8 अगस्त, बहुत ही ऐतिहासिक दिन 1942। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा ये भी समझ लेना होगा हमें, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो नाम है इस मूवमेंट का, ये किसने दिया था? कोइंड बाय यूसुफ मेहरौली, यूसुफ मेहरौली ने। अच्छा, यूसुफ मेहरौली वो शख्सियत है जिन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा लिखा था, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, समय है 8 अगस्त 1942, जगह है
ग्वालियर टैंक, बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे। इसी मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। और इसी जगह से क्या हुआ, वार्धा रेजुलेशन, यानी कि क्विट इंडिया रेजुलेशन पास्ड हुआ। इंडिया रेजुलेशन पास्ड हुआ जी। इसी जगह पे, इसी जगह पे अरुणा अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था, कांग्रेस का झंडा फहराया था। फैक्ट, कांग्रेस फ्लैग्ड अनफोल्ड। समझ गए? हाँ। अरुणा असफ अली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रियल नेम क्या है? अरुणा गांगुली, बट चूंकि इन्होंने शादी किया था किससे? असफ अली से। असफ अली कौन थे? कांग्रेस लीडर थे, इसलिए अरुणा असफ अली। गांधी जी बिल्कुल इसी मैदान से स्लोगन देंगे, इसी मैदान से स्लोगन देंगे, डू और डाई, करो या तो मरो। बड़ी बात है, गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यस, यहां से देखेंगे इसी मैदान से गांधी जी ने डायरेक्शन दिया, गांधी जी ने सभी वर्ग को डायरेक्शन दिया इसी मैदान से। डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन ये था, सोल्जर्स के लिए, सभी के लिए दिया जी, सोल्जर्स के लिए दिया था, दिया नॉट टू लीव, आपको आर्मी छोड़ने की जरूरत नहीं है, नॉट टू लीव बट डोंट फायर, प्रोटेस्टर के ऊपर फायर नहीं करना है, बट डोंट फायर। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कहा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कहा नॉट टू रिजाइन, नॉट टू रिजाइन, रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट सो एलिजियंस, सो एलिजियंस टू कांग्रेस, कांग्रेस को आप एलिजियंस दो, कांग्रेस के प्रति लॉयल रहो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बहुत ही सुंदर काम कर रहा है। पीजेंट्स के लिए कहा गया, पीजेंट्स के लिए कहा गया पे टैक्स ओनली टू जमींदार, यानी कि उसी जमींदार को टैक्स दो जो जमींदार एंटी ब्रिटिश, यदि प्रो ब्रिटिश है तो उसको बिल्कुल टैक्स मत दो। समझ गए? सेम आह्वान वर्कर के साथ भी किया गया। उसके बाद स्टूडेंट को बोला गया यदि आप कॉन्फिडेंट हो तो स्टडी छोड़ दो और आ जाओ मूवमेंट में। तो इस तरह का चीज हर एक वर्ग को, इनफैक्ट प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को भी और वहां के पीपल को भी, वहां के पीपल को भी कहा गया। पहली बार है कि आंदोलन प्रिंसली स्टेट में भी जा रहा है जी, पहली बार है ऐसा। तो रूलर को क्या बोला गया? रूलर को बोला गया कि आप मास सपोर्ट को सपोर्ट करो, यानी कि मासेस को आप सपोर्ट करो, और जो पीपल का जो सॉवरेनिटी उसको सपोर्ट करो। और जो पीपल है प्रिंसली स्टेट के, जो प्रजा है प्रिंसली स्टेट के, उनको कहा गया कि आप उसी सरकार को, उसी रूलर्स को, अपने उसी रूलर को सपोर्ट करो जो एंटी ब्रिटिश है। यदि कोई प्रो ब्रिटिश है तो बिल्कुल ऐसे सरकार को मत सपोर्ट करो, ऐसे रूलर को मत सपोर्ट करो। तो कहने का मतलब हर एक वर्ग के लिए अलग अलग मैसेज था गांधी जी की तरफ से। और ये बहुत ही खतरनाक रहा। 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ और 13 अगस्त तक यानी कि ये 4-5 दिन बहुत ही ज्यादा पिक पे था। वाई डिस्टर्बेंस, वाई डिस्टर्बेंस बहुत सारे एरिया में, जैसे दिल्ली में हो गया, बॉम्बे में हो गया, अहमदाबाद में हो गया जी, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस था।
इसी 8 अगस्त से लेके 13 अगस्त को कहा जाता है ग्रेट अगस्त अपराइजिंग। और बिल्कुल हैव टू रिमेंबर, एक दिन बाद ही यानी कि 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स, उसमें खुद स्वयं राजेंद्र प्रसाद भी होंगे, गांधी जी along with many लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड। गांधी जी कहां चले गए? गांधी जी को अरेस्ट करके आगा खान, आगा खान पैलेस जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ पे है जी? ये है आपका पूना में। पूना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आगा खान पैलेस जेल में गांधी जी को डाल दिया गया। और ये इंपॉर्टेंट है जेल, क्यों? बहुत कुछ इवेंट हुआ है यहाँ पे। तो गांधी जी, इनफैक्ट गांधी जी फरवरी 1943 को फास्टिंग करेंगे, इसी जेल से फास्टिंग करेंगे 21 डेज के लिए। ठीक है, क्यों? कि जो ब्रिटिश का तौर तरीका है सप्रेशन का वो ठीक नहीं है। लगभग इस मूवमेंट में लगभग 10,000 आदमी मारे गए हैं, समझ गए? बहुत ही ब्रूचुअली तरीके से ब्रिटिश ने सप्रेस किया है इस मूवमेंट को। तो 21 डेज के लिए चले गए। बिल्कुल ये क्विट इंडिया मूवमेंट ही है। इस पीरियड में गांधी जी लॉस्ट, गांधी जी लॉस्ट हिज पर्सनल सेक्रेटरी। इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे बहुत ही खास थे। इनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई, इनका देहांत हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इस इवेंट में जो वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनका भी निधन हो गया। ऑल्सो लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूरबा गांधी। समझ गया ना? मंजर ये है, गांधी जी अभी 21 डेज के लिए उपवास में बैठे हैं और इस मूवमेंट में बहुत कुछ हुआ है कि अपने पर्सनल सेक्रेटरी भी निधन हो गए और इनके वाइफ भी। ठीक है, नेचुरल रीजन से। अब यहाँ पे देखते हैं अंडरग्राउंड लीडर्स। अंडरग्राउंड लीडर्स यानी कि जो छुप छुप के काम कर रहे थे, लाइक राम मनोहर लोहिया, लाइक जयप्रकाश नारायण, लाइक चेता कृपलानी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उषा मेहता। उषा मेहता ने अपना अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दिया था जी, ताकि कांग्रेस लीडर्स लोग को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन पहुंच सके। कहाँ पे? बॉम्बे में। उषा मेहता का बहुत बड़ा रोल। उषा मेहता बिल्कुल वुमेन है। अरुणा असफ अली और उषा मेहता, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो दिस आर द लीडर। जहां तक सवाल है जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने। ये अंडरग्राउंड लीडर्स थे। इन्होंने आज़ाद इंडिया दस्ता बनाया है। कहाँ पे? तेराई रीजन ऑफ नेपाल में। बकरी का टापू, बिल्कुल बकरी का टापू एक जगह का नाम है, तराई रीजन में। वहां पे ये गोरिल्ला वारफेयर कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश। इनको पकड़ के हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था, बट वहां से वो निकल के, दिवाली का समय था जी, 9 नवंबर 1942 दिवाली का समय था, और उसी दिन वो हजारीबाग जेल से भाग गए और फिर बाद में मुजफ्फरपुर में पकड़ लिया गया और फिर जेल में डाल। तो जेपी नारायण का कद बड़ा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड हुए एज अ इंडियन लीडर। वो समय है क्विट इंडिया मूवमेंट का ही टाइम। क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम में ही जयप्रकाश नारायण को पहचाने लोग ने। यस, उन्होंने बहुत अनोखा काम किया है देश के लिए। समझ गए? उषा मेहता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बिहार के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं श्री कृष्ण सिन्हा,
हाँ, जिनको श्री कृष्ण सिंह भी कहा जाता है, उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पटना में भी 11 अगस्त 1942 को, जैसे 8 अगस्त वहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे भी 11 अगस्त को यहाँ पे इंडियंस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग लीड कर रहे थे, उसने काफ़ी बखूबी तरीके से पटना में भी योगदान दिया। ये अलग बात है कि यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली भी चलाया गया, जिसमें 7 स्टूडेंट मारे गए। इस वर द डेवलपमेंट्स। ये ये मूवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत सारे जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट्स भी इस्टेब्लिश किया गया। जैसे सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा किया गया। तामलुक तामलुक में, बंगाल के तामलुक में, करेक्ट। उसके बाद सतारा हो गया, तामलुक हो गया, बलिया में, चलिए बलिया में, यूपी के बलिया में भी, बंगाल, और ये आपका है महाराष्ट्र, और उड़ीसा में भी, उड़ीसा के रीजन में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनाया गया। तो बड़ी बात है, पहली बार पैरेलल गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए यहाँ के लोकल लीडर्स ने बनाया है। ये साफ साफ दिखता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही तगड़ा मूवमेंट चला है। फैक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने इस मूवमेंट के ऊपर कमेंट किया था, कमेंटेड कि क्या है, नॉन वायलेंट गोरिल्ला वारफेयर है जी, नॉन वायलेंट गोरिल्ला वारफेयर। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, समझ गए ना। लीडर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें देखेंगे हम लोग पार्टिसिपेशन तो अच्छा खासा हुआ है इसका, वर्कर्स का हुआ है। वर्कर्स ने लॉकआउट कर दिया, तालाबंदी कर दिया कि अब हम कारखाना नहीं जाएंगे। पीजेंट्स काफ़ी पार्टिसिपेट किए, करेक्ट। स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, महिलाओं ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया। बट इस मूवमेंट में लेस पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम का पार्टिसिपेशन उतना देखने को नहीं मिला क्विट इंडिया मूवमेंट में। कारण क्या, वही मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना, समझ गए ना। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है। अच्छा, इस टाइम में, आई मस्ट से, इस टाइम में बिहार और यूपी में बहुत ही ज़्यादा कम्युनल राइट्स भी हुआ था जी, कम्युनल राइट्स भी हुआ था, दंगे भी हुए थे। बिहार का बात किया जाए तो बिहार में भागलपुर, चंपारण में दंगा हुआ था। जहाँ तक सवाल है ये उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, तो यहाँ पे दंगा हुआ था। अब बात करेंगे हु नॉट सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने सपोर्ट नहीं किया। जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया, समझ गए। और इम्पोर्टेंट, कांग्रेस, कई कांग्रेस लीडर ने भी सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस लीडर्स लाइक सी राजा गोपालाचारी, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। लाइक भुल्लाभाई देसाई, इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। और बी आर अम्बेडकर भी इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, समझ गए ये सभी। और आई मस्ट से, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बिग लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। यदि सपोर्ट करेंगे तो इन लोगों का लैंड चला जाएगा, इसलिए सपोर्ट नहीं। ये लोग, ठीक है, समझ गए, दूरी बना के रखे हैं अपने क्विट इंडिया मूवमेंट में। बट यस, क्विट इंडिया मूवमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, हालांकि ये मूवमेंट जब गांधी जी 1944 में फॉर्मली एंड हो गया, ये गांधी जी बाहर आए, गांधी जी रिलीज, आगा खान पैलेस जेल में थे, गांधी जी बाहर रिलीज हुए हैं। कब, 1944 में। उस समय इस मूवमेंट को फॉर्मली एंड कर दिया गया। तो ये मूवमेंट एकदम तगड़ा स्पीड्स पे चला है, तगड़ा गति पे चला है, तो 1942 ही तक, 1942 अगस्त से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद मूवमेंट में गति उतना नहीं था, और इसलिए 1944 को इस मूवमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पहली बार इस तरह का आंदोलन भारत में देखने को मिला है। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। और जितने भी MCQs होंगे 1940 से लेकर 1947 में,
47 तक, उसको हम लोग सेपरेटली डील करेंगे एक किसी क्लास में, एक किसी लेक्चर में। फीडबैक है तो फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।